इंक्रीमेंट देखने को मिला आर्सेनिक टू बिस्मथ। इसके पीछे भी एक रीज़न है। याद रखिएगा, नाइट्रोजन टू फास्फोरस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस कंसिडरेबली, अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। मगर जब हम आर्सेनिक टू बिस्मथ जा रहे तो एटॉमिक साइज डेफिनेटली बढ़ रहा है, मगर जिस एक्सपेक्टेशन से हम चाह रहे थे कि बढ़ना चाहिए एटॉमिक साइज, उस एक्सपेक्टेशन से नहीं बढ़ रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम आर्सेनिक टू बिस्मथ जा रहे हैं तो d ऑर्बिटल्स एंड f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। जब हम कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? आर्सेनिक टू बिस्मथ, अंदरूनी शेल्स में, इनर शेल्स में d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल्स फिलअप हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है d एंड f क्या कर रहे हैं? ये पुअर शील्डिंग शो कर रहे हैं, पुअर शील्डिंग शो कर रहे हैं। और जब पुअर शील्डिंग होगी तो डेफिनेटली जो न्यूक्लियस का फोर्स होगा वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा होगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? वो आउटर मोस्ट शेल उसको अपनी ओर पुल करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो उससे क्या हो जाएगा? जिस प्रकार से एटॉमिक साइज बढ़ना चाहिए था उस प्रकार से एटॉमिक साइज नहीं बढ़ रहा है, वो कम ही बढ़ रहा है। ये है रीज़न। पर ओवरऑल जब हम देख रहे हैं नाइट्रोजन टू बिस्मथ जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अब दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया था कि साइज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज स्मॉलर देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। इसके पीछे रीज़न ये है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, Z इफेक्टिव इंक्रीजेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो उसके कारण क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए क्योंकि पहले ग्रुप 14 आता है, उसके बाद ग्रुप 15 आता है। इसमें क्या होता है? शाबाश, इसमें न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और उसके कारण एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। तो आपको ये याद रखना था। एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस के लिए भी यही चीज़ है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा क्या होता है। तो दैट मीन जब आप नाइट्रोजन टू बिस्मथ जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, और जब आप कार्बन टू नाइट्रोजन ग्रुप 14 से ग्रुप 15 की ओर जा रहे हो तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। तो ये रीज़न भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड Z इफेक्टिव इंक्रीजेस। तो और एक प्रॉपर्टी जो है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत ही आसान है, आपको याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या हो रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ये वो एनर्जी होती है जो हमें लगती है क्या, किसी भी एलिमेंट के गैसियस एटम से, किसी भी एलिमेंट के उसके गैसियस एटम से, सॉलिड एटम से नहीं, सॉलिड फॉर्म से नहीं, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है? किसी भी एलिमेंट का क्या लेना पड़ता है? एक गैसियस एटम लेना पड़ता है। फिर उस गैसियस एटम से जो हमें एनर्जी लगेगी उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो डेफिनेटली जो एक न्यूट्रल गैसियस एटम होता है उसमें चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। जब हम उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और जब भी चार्ज डेवलप होता है किसी भी न्यूट्रल एटम में, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पे जब भी क्या, शाबाश, चार्ज उस पर डेवलप होता है तो वो फिर आयन में तब्दील होता है। और आयन क्या होता है? आयन चार्ज स्पीशीज होता है। ये नेगेटिवली भी हो सकता है और पॉजिटिवली भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्जड आयन बन जाता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an outermost shell electron, outermost
shell electron from the isolated मतलब क्या हो गया, अलग होना चाहिए वो गैसियस एटम, तन्हा होना चाहिए, अकेला होना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ द एलिमेंट, वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए एटम ऑफ द एलिमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज़्यादा होगा, क्या वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना डिफ़िकल्ट होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा तो उतना ज़्यादा न्यूक्लियस का उस आउटर मोस्ट शेल पे ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, वो उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स से खींचेगा अपनी ओर, तो उस टाइम हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। तो दैट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है साइज पे। अगर साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ज़ाड इफेक्ट। जितना ज़्यादा ज़ाड इफेक्टिव होगा उतना क्या होता है, शाबाश, उतना आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है उतना आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और एक चीज़, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे मैं पूरा लिखूंगा ऐसे, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, शाबाश, एटॉमिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ज़ाड इफेक्टिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी तब भी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। ये आपको याद रखना है। तो आपने देखा एटॉमिक साइज, अभी आपने देखा डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं, नाइट्रोजन टू बिस्मथ जब हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो बिस्मथ की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या होगी, वो कम होगी, नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा होगी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। दैट मीन नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। बिस्मथ का साइज़ बड़ा है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। और एक बात, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज़ाड इफेक्टिव का भी रोल होता है, तो ज़ाड इफेक्टिव यहाँ से आपको पता चल जाएगा, जो ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 एलिमेंट से ज़्यादा होती है क्या, शाबाश, ग्रुप 15 की क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है यहाँ पे वो ज़्यादा होती है किनकी, ग्रुप 15 की। रीज़न क्या है, 2 रीज़न है इसके पीछे, 3 रीजन्स हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट से कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू क्या, ग्रुप 15 एलिमेंट्स। रीज़न एक, इनका ज़ाड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्या, ग्रुप 14। दूसरा, इनका एटॉमिक साइज भी क्या है, छोटा है, ग्रुप 14। तीसरा, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल। इनके अगर आपने देखा होगा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, 1s2 2s2 2p3। आप देखो जो पी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड। तो आपको पता होना चाहिए जो फिल्ड ऑर्बिटल, जो कंप्लीटली फिल्ड और कंप्लीटली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ दिस हाफ फिल्ड completely half filled p orbitals, the ionization energy is more in group 15 elements। यही 3 कारण हैं जिनकी वजह से ग्रुप 14 एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो कम होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 15 की, और ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। इन दो की देखने को मिला है, ग्रुप 16 का भी इसमें आता है, क्योंकि अगर जो ग्रुप 16 में ज़ाड इफेक्टिव और एटॉमिक साइज क्या है, ग्रुप 15 से क्या है, कम है, मगर वहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और इसीलिए हम यहाँ बोलते हैं कि इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ग्रुप 15 एलिमेंट्स की ही आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू ग्रुप 16 एंड एज कम्पेयर टू ग्रुप 14। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या लिखना है
कि इनकी जो डाउन द ग्रुप आपको याद रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, मगर इनमें क्या होता है ग्रुप 14 और ग्रुप 16 से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फ्लड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड स्मॉल साइज एंड हाई ज़ाड इफेक्टिव, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम अब बात करेंगे जो अगर ग्रुप 15 की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो वो कम होगी एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड एज कम्पेयर टू थर्ड। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे इस पी से, सपोज अगर उसको उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बाहर निकालने के लिए आपको 300 किलो जूल लगेंगे, किलो जूल पर मोल, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। तो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप लिख सकते हो। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए आपको सपोज मैं कहता हूँ 200 किलो जूल लग गए, दूसरे इलेक्ट्रॉन को आपको लगेंगे 250, तीसरे इलेक्ट्रॉन को लगेंगे आपको 350। तो दैट मीन्स जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो हमें एनर्जी लगती है एक ही एटम से कंटिन्यूसली एक एक इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालना चाहते हो तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। दैट मीन पहले एक निकालना, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर तो जितना जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे डेफिनेटली ज़ाड इफेक्टिव और बढ़ जाएगा, दूसरा निकालोगे तो ज़ाड इफेक्टिव और बढ़ जाएगा। तो जितना ज़ाड इफेक्टिव बढ़ता है उतना आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्या ये जो डाउन द ग्रुप है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, मगर ग्रुप 15 एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रुप 14। रीज़न क्या है? एक तो रीज़न ये है बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, दूसरा बिकॉज ऑफ इट इज स्मॉल साइज एज कम्पेयर टू ग्रुप 14, एंड बिकॉज ऑफ इट इज हाई ज़ाड इफेक्ट एज कम्पेयर टू ग्रुप 14। ये है कारण, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ने से पहले मुझे लग रहा है आज यहाँ इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। थैंक यू।